हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 69th बीपीएससी 2023 जो प्रीलिम्स होने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे आज टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो एडुटेरिया का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3। इसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट देखेंगे, इसकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे हम 150 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये गंगईकोंड चोलपुरम एक नई राजधानी का निर्माण हुआ था। इसको किस शासक ने कराया था? तो इसका जो निर्माण कराया था वो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम ने कराया था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो राजेंद्र प्रथम था वो समुद्रगुप्त के रास्ते का ही अनुसरण करता था और उसी का अनुसरण करते हुए ये गंगा घाटी के जो स्थानीय राजा थे, उनको ये हराता है और हराने के उपलक्ष्य में ही ये वहाँ पे एक स्मृति स्वरूप जो है कावेरी नदी के मुहाने पर एक नई राजधानी का निर्माण करता है जिसको गंगईकोंड चोलपुरम नाम देता है। तो इस प्रकार जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ दी हुई हैं और वो संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। तो ये है पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में। और खानवा की लड़ाई कब हुई थी? तो खानवा की जो लड़ाई हुई थी वो 1527 में हुई थी और जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो 1540 में हुई थी। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। और थोड़ा ये भी जान लीजिए, जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ये लड़ाई हुई थी पानीपत की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और जो खानवा की लड़ाई हुई थी ये भी बाबर वर्सेस ये राणा सांगा के मध्य हुई थी। और जो कन्नौज की लड़ाई थी, कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली जो सल्तनत है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो इसका वास्तविक संस्थापक था क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी दिल्ली नहीं आया था, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जो था, थोड़ा और भी जान लीजिए इसके बारे में। इल्तुतमिश का जो शासन काल रहा है वो 1210 से लेकर के ये 1236 के बीच रहा है। और इसने ही सबसे पहले जो है वो दिल्ली पर सैन्य, आर्थिक एवं कृषि मुद्रा व्यवस्था जो होती है उसमें इसने महत्वपूर्ण सुधार किया था और दिल्ली सल्तनत की जो नींव थी उसको इसने मजबूत बनाया था। इसलिए जो इल्तुतमिश है उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? बलबन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो पहला है इसका कि बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। सेकेंड है बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। और सी है उसने ईरानी त्योहार नौरोज को दरबार में आरंभ करवाया। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ही कथन है वो बलबन के बारे में सही हैं। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और बलबन ने ही जो है चालीसा दल उसका इसने दमन किया था और उसी ने जो है वो नौरोज और एक और त्योहार था जिसको कहा जाता था सिजदा एवं पाबोस, सिजदा और पाबोस, ये जो दोनों नए त्योहार थे इसका इसने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चित्तौड़ पर किस शासक के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय जो वहां के शासक थे वो राजा रतन सिंह थे। सही जवाब हो जाएगा सी, राजा रतन सिंह थे। और ये आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में और उस समय जो थे वो राजा रतन सिंह वहाँ के शासक थे। और इसमें होता क्या है, जो राजा रतन सिंह होते थे इनकी पराजय होती है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, घरी कर
जिसको गृह कर भी कहते थे, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी था। सही जवाब हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम जो है वो घड़ी कर लगाया था। और इसी ने जो है जो दुधारू पशु होते थे उन पे चराई कर भी लगाया था। ये घड़ी कर और चराई कर, दो नए कर ये लगाता है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी उपज का, जो भी उपज होती थी उस उपज का 50% जो है ये कर स्वरूप लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किसने किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सही जवाब हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही जो है वो, इसको बहुत ज्यादा बागवानी में रुचि थी, इसी के कारण उसने जब भी दिल्ली के आसपास का एरिया था वहां पे कि बहुत ज्यादा बाग बागवानी लगाता है। कहा जाता है लगभग इसने 1200 नए बाग लगवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरते आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो जो हजरते आला की उपाधि इसको शेर शाह ने ग्रहण की थी। और किसको हरा करके ग्रहण की थी? तो ये नुसरत शाह को हरा के ग्रहण किया था। सही जवाब हो जाएगा सी, नुसरत शाह को ये हराता है और इसी के बाद से ये हजरते आला की जो उपाधि धारण करता है। और जो ये शेर शाह है, शेर शाह ने जो शेर शाह की उपाधि धारण किया था, ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, उसको जीतने के बाद से तब ये शेर शाह की उपाधि धारण करता है। वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम था वो शेर खां था। शेर शाह का जो ओरिजिनल नाम था वो शेर खां था, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा जो है वो युग्म सही सुमेलित नहीं है। सल्तनत कालीन विभाग दिए हैं और संबंधित पद दिए हैं। तो वित्त विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था, ये संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग को दीवाने अर्ज नहीं बल्कि दीवाने विजारत कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, दीवाने विजारत कहा जाता था। और कृषि विभाग को दीवाने अमीर को ही कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और पत्राचार जो विभाग होता था उसको दीवाने इंशा कहा जाता था। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, वित्त विभाग जो है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? कश्मीर का जो अकबर कहा जाता था वो कहा जाता था जैनुल आबदीन को। सही जवाब हो जाएगा सी, जैनुल आबदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि ये जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियां अपनाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कश्मीर का अकबर कहते हैं। लेकिन यही जैनुल आबदीन जो है वो कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था मतलब सुधारा था, इसलिए उसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया था? जो दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, ये दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ए, बलबन। बलबन ने क्या किया था कि सैनिकों के लिए एक अलग विभाग ही बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और इस विभाग के द्वारा जो भी सैनिकों की भर्ती होती थी और उसके द्वारा जो है सेना को सुसज्जित किया जाता था और सैनिकों को वेतन देने का कार्य इसी जो विभाग है दीवाने अर्ज इसके द्वारा किया जाता था। बलबन ने जो है वो मंगोल आक्रमण से मुकाबला करने के लिए ही दिल्ली की जो सैन्य व्यवस्था थी उसको मजबूत किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के पास अपना राजदूत भेजा था और वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो ऐसा करने वाला जो था वो बुक्का प्रथम था। सही जवाब हो जाएगा सी, बुक्का प्रथम ने जो है वो अपने राजदूत को जो है चीन के सम्राट के पास भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? देवराय द्वितीय को जो उपाधि प्राप्त थी वो, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है इसको इम्माड़ी देवराय की भी उपाधि इसने लिया था और इसने गजबेटकर की भी उपाधि धारण किया था। तो ये दोनों ही इसने उपाधियां धारण किया था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो देवराय द्वितीय था इसके दरबार में राजदूत कौन सा आता है? तो इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आता है, अब्दुल रज्जाक। इसके ये एक ईरानी था
ईरानी राजदूत था, ये इसके दरबार में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था ये बताना है। तो देखिए जो जजिया है, जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और इसके अलावा ये जो खराज था, खराज ये एक भूमि कर था जो 1/3 से लेकर के 1/2 तक होता था, और ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो जिसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर, सुप्रवित आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये जो तीनों ही ग्रंथ हैं जो संगीत पे लिखे गए हैं, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है राणा कुंभा ने। सही जवाब हो जाएगा ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे वो खुद एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक थे, और इनको बहुत ही ज्यादा संगीत में इंटरेस्ट था, इसलिए ये तीनों ही ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? तो गुलबर्गा के स्थान पे बीदर जो राजधानी ले गया था वो था सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सही जवाब हो जाएगा बी, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने ही जो है वो राजधानी को सबसे पहले गुलबर्गा से बीदर ले गया था, और बहमनी साम्राज्य की ये जो नवीन राजधानी बनी थी इसको इसने मुहम्मदाबाद नाम दिया था। इसको इसने नाम भी दिया था मुहम्मदाबाद, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मित्फा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक द्वारा किया गया है? तो ये जो मित्फा उल फुतूह, इसकी जो रचना है ये अमीर खुसरो ने किया है। सही जवाब हो जाएगा सी, अमीर खुसरो ने इसकी रचना जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो बाबर की अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है, इसमें जो है वो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था, तो उसने अपने बाबरनामा अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो जो अकबर के दरबार में जो पहला अंग्रेज राजदूत बनकर के आया था वो था रॉल्फ फिंच। सही जवाब हो जाएगा सी, रॉल्फ फिंच जो था ये सबसे पहले अकबर के दरबार में आता है, और अकबर से मिलने वो आगरा पहुंचता है। और ये एक व्यापारी था और एक यात्री था, ये व्यापारी और यात्री दोनों ही था रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? ये जो मजहरनामा घोषणा पत्र जारी किया गया था ये जारी किया गया था 1579 में। सही जवाब हो जाएगा बी, 1579 में। ये मजहरनामा क्या था आप ये जान लीजिए। मजहरनामा में क्या होता था कि अकबर के समय जो भी समस्त धार्मिक मामले होते थे उसको इसके द्वारा उसने अपने हाथ में ले लिया था। अर्थात जो समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए तथा धार्मिक मामलों में अपनी सर्वोच्चता बनाने के लिए अकबर ने मजहरनामा नामक घोषणा जो है वो जारी किया था। मजहरनामा को ही स्मिथ ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। इसको स्मिथ ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अचूक आज्ञा पत्र कहा है, किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तो हुमायूं ने जो सबसे बाद में युद्ध लड़ा है वो कन्नौज का युद्ध लड़ा है। सही जवाब हो जाएगा बी, कन्नौज का युद्ध। हुमायूं द्वारा जो सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था वो देवरा का युद्ध लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। उसके बाद से उसने चौसा का युद्ध लड़ा था, 1539 में लड़ा था। उसके बाद जो है उसने कन्नौज का युद्ध या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये 1540 में लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो किसका जो मकबरा है वो भारत में स्थित नहीं है? देखिए जो यहाँ पे जहांगीर का भी मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। इसके अलावा बाबर का भी जो मकबरा है वो भारत में स्थित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो जहांगीर का मकबरा है वो है लाहौर में, और जो बाबर का मकबरा है वो था क्या कहते हैं, काबुल में, ये आप ध्यान रखिएगा। और हुमायूं का मकबरा तो आपको पता ही होगा कि ये दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोह नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो
औरंगजेब का शासन था उस समय जब अकबर के मकबरे को लूटा गया था, और उसको लूटने वाला जाट जो विद्रोही था वो कौन था? तो वो चूरामन था। सही जवाब हो जाएगा सी, चूरामन। चूरामन ने क्या किया था कि ये औरंगजेब के खिलाफ जो पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में हुआ था वो जाटों के द्वारा हुआ था, और इस आंदोलन की शुरुआत का जो नेतृत्व था वो गोकुला नामक एक मथुरा का जमींदार था, उसने किया था। आगे चलकर इस विद्रोह को राजा राम एवं चूरामन दोनों ने जो है इसको अपने हाथ में ले लिया था, और राजा राम ने सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ पे है? सिकंदरा में है। तो वहां पे सिकंदरा के मकबरे में अकबर के मकबरे को लूटता है और अकबर की हड्डियों को भी निकाल करके वो जला देता है राजा राम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, चूरामन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन है शेर शाह की जो लगान व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी इसमें जो किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जो है राजस्व वसूला जाता था। सेकंड है कि शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। और थर्ड है शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज जो 39 अंगुल या 32 इंच का होता था एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है कि शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो देखिए ये चारों ही जो कथन है वो शेर शाह के बारे में सही है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 2 3 4 पूरा जो है वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम काल क्रमानुसार कौन सा है? तो इसका सही काल क्रमानुसार क्रम बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। उसके बाद इसने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था और ये किया था 1563 में। उसके बाद से जजिया समाप्ति किया था 1564 में, जजिया की समाप्ति किया था। उसके बाद से धसाला प्रणाली को लागू किया था ये 1582 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था ये मुगल मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित थी और इसको प्रारंभ किया था जहांगीर ने। तो सही जवाब हो जाएगा बी, जहांगीर ने किया था। इसमें क्या होता था इस व्यवस्था के अंदर कि इसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने की इजाजत मिल जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो जो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था अकबर ने ये फैजी के समय में किया था। तो सही जवाब हो जाएगा सी, फैजी। और फैजी ने ही जो है वो गणित की जो पुस्तक थी लीलावती उसका फारसी में अनुवाद किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो लीलावती जो गणित की पुस्तक थी उसका अनुवाद फैजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है ये बताना है। यहाँ पे सिख गुरु दिए गए हैं और उन गुरुओं के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। तो गुरु अंगद ने जो है वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, ये सही है। और गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का जो है वो संकलन किया था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने पाहुल प्रथा की जो है शुरुआत किया था। इस प्रकार ये तीनों ही कथन तो सही है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे? तो जो अष्टप्रधान व्यवस्था थी वो शिवाजी की थी और इसमें वित्त और राजस्व जो मामले देखे जाते थे वो अमात्य देखता था। तो सही जवाब हो जाएगा बी, अमात्य के द्वारा जो है वित्त और राजस्व के मामले देखे जाते थे। पेशवा क्या होता था? तो पेशवा ये प्रधानमंत्री का पद होता था, ये पीएम होता था। और जो वाकिया नवीस होता था ये राष्ट्र दरबार के जो दैनिक कार्य होते थे उसको वो देखता था वाकिया नवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ मुगल कालीन महिलाएं हैं और उन्होंने जो प्रमुख कार्य किए हैं उसको सुमेल करना है यहाँ पे। तो गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखा था, इसका 1 का मैच होगा 3 से। और माहम अनगा थी, इन्होंने मदरसा ए बेगम का निर्माण कराया था। और जेबुन निसा थी वो बैतुल उल उलूम से संबंधित है। और जो अस्मत बेगम ने ही इत्र बनाने की जो विधि है वो ढूंढा था। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है?
तो उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 66 के तहत होती है, और इसका जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा कैसे भंग होती है ये बताना है। तो जो राज्यसभा है, पहला इसका ऑप्शन कि सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर, और सेकंड है राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने पर, और थर्ड है लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाने पर। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कभी भी जो है वो विघटन या भंग नहीं होता है। तो ये जो राज्यसभा होता है ये एक अस्थायी सदन है, और जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो निर्वाचित होते रहते हैं। इनका निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे होता रहता है, और इसके साथ ही जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कौन शामिल है, तो ये मद्यपान निषेध ये तो शामिल है, और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी शामिल है, समान नागरिक संहिता ये भी शामिल है, उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक ये भी शामिल है, और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना ये भी शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो चारों पांचों हैं स्टेटमेंट, ये पांचों ही जो है वो सही हैं। इनके आर्टिकल हम देख लेते हैं। जो मद्यपान का निषेध है वो आर्टिकल 47 में बात किया गया है। इसके अलावा जो ये समान नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में किया गया है, और ये जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है ये अनुच्छेद 43 के तहत किया गया है, और जो उपयोगी पशुएं हैं उनकी हत्या पर रोक की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है, और जो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाता है ये अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। तो आप इसके आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, ये बताना है कि ये किस प्रकार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार ये भिन्नता रखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, कि निर्देशक तत्व जो वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है। अर्थात अगर मौलिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु अगर नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई हैं वो लागू नहीं होने पे या उनका हनन होने पे आप उसको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये बताना है हमें। तो इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और थर्ड है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। फोर्थ है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये नहीं, ये गलत है। तो इस प्रकार 1 2 3 सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में सही है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 54 के तहत होता है। ये अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 54 के तहत जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा जो है वो किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत में द्विसदनात्मक संसद व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा एक तर्क जो है वो सही है। भारत की जो संसद व्यवस्था है वो द्विसदन है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये जो अपनाया गया है द्विसदन व्यवस्था, इसके पीछे तर्क क्या था, क्यों हमने इस व्यवस्था को अपनाया है।
तो पहला है इसमें कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल बात सही है, जिससे सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके संसद में, इसलिए हमने इसको अपनाया है। सेकंड है कि एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हो सके, ये भी बात सही है कि जो दो सदन है, अगर एक सदन किसी कोई कानून बनाती है तो वो पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है, अगर दूसरा सदन भी उस कानून को पारित करता है तभी उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है और वो कानून बनता है। इस प्रकार जो भी एक सदन निर्णय ले रहा है उसके पुनर्विचार के लिए दूसरे सदन का जो है इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। थर्ड है कि प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु, बिल्कुल ये भी बात सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है ये भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उसके संदर्भ में सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, ये बताना है राज्यसभा के संदर्भ में। तो पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेकंड है, राज्यसभा की किसी बैठक की गणपूर्ति कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होती है। और थर्ड है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब भी उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वहां राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो जो है अध्यक्षता करता है, ना कि संसदीय कार्य मंत्री। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष अर्थात जो स्पीकर है उसका चुनाव किया जाता है। तो अध्यक्ष जो होता है उसका कार्य क्या है, जो भी लोकसभा की कार्यवाही है उसका संचालन करता है, और इसका जो चुनाव किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं। सही जवाब उसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात ये जो स्पीकर होता है इसका जो चुनाव होता है ये लोकसभा के सदस्य ही अपने में से जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको निर्णायक मत का अधिकार होता है, और निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि जब भी किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में जो है वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। तो स्थगन प्रस्ताव का क्या महत्व है और वो क्यों लाया जाता है। तो जो स्थगन प्रस्ताव होता है इसका लाने का उद्देश्य ही होता है कि सार्वजनिक महत्व के जो भी निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे हो उस पर बहस करने के लिए ये लाया जाता है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अर्थात जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो क्या करता है, उसके द्वारा जो भी संसद का सामान्य कामकाज चलता रहता है उसको स्थगित कर दिया जाता है तत्काल, और उसके पीछे की मंशा यही होती है कि कोई भी सार्वजनिक महत्व के जो विशेष मुद्दे हैं उन पे पहले विचार किया जाए। अगर कोई विषय इतना ज्यादा आवश्यक है कि विलंब नहीं किया जा सकता तो संसद सदस्यों द्वारा उस विषय पर चर्चा के लिए ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की जो नियुक्ति हो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। सेकंड है, राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है, ये बिल्कुल सही है कि जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें जो भी CJI होगा सुप्रीम कोर्ट का उससे परामर्श करना आवश्यक होता है। थर्ड है, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में कोई परिवर्तन कर सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ा सकती है, उनकी जो पीठ होती है उनकी पीठ को भी बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमें जो है देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है। तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो, बिल्कुल सही है, और परस्पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, यही बात सही है,
और थर्ड है संसदीय किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद हो। ये गलत है। चुनावी विवाद के लिए उसको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे वो जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट्स के सही है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो शामिल है वो है 1, सही जवाब हो जाएगा सी, वन क्षेत्र जो है वो शामिल है। टोटल जो समवर्ती सूची में इस समय 47 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोई भी विरोध या गतिरोध की स्थिति होती है तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को ही वरीयता प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला है राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्यों के बीच सदैव विवाद का विषय रही है। बिल्कुल बात सही है। आए दिन आप देखते होंगे कि हमेशा राज्यपाल की जो भी भूमिका है या राज्यपाल के पद को लेकर के विवाद बना ही रहता है। सेकंड है इसका कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल, सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ही किया गया था। और थर्ड है इसका सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा किया था। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बैतोलिथ, डाइक, लिपोलिथ, फैकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब देखिए यहाँ से जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो ये ज्वालामुखी के संबंधित हैं। जो भी ज्वालामुखी आंतरिक रूप में होता है लावा का उद्गार, उससे जो ये संरचना बनती है उसके बारे में पूछा है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन का वो ए हो जाएगा कि ज्वालामुखी के आंतरिक जो स्थल रूप है उनका नाम है बैतोलिथ। बैतोलिथ क्या होता है? तो ये गुंबदाकार होता है। बैतोलिथ जो होता है, जो चट्टानों में मैग्मा का जो जमाव होता है वो गुंबदाकार रूप में होता है। और लेपोलिथ में क्या होता है कि अवतल जो ढाल होता है वो वहां पे ही मैग्मा का जमाव हो जाता है। जो भी अवतल ढाल होता है वहां पे मैग्मा का जमाव हो जाता है। और डाइक में क्या होता है? डाइक में जो है वो मैग्मा का जमाव लंबवत होता है। और जो फैकोलिथ होता है, तो फैकोलिथ में जो लावा का निर्माण होता है या जमाव होता है तो वो मोड़दार पर्वतों के रूप में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री समीर रात के समय चलती है और सेकंड है अस्था समीर दिन के समय चलती है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो वो गलत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये दोनों ही जो है गलत हैं। क्योंकि जो समुद्री समीर होता है, ये समुद्री समीर रात के समय नहीं बल्कि ये दिन के समय चलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दिन के समय चलता है। दिन के समय होता क्या है कि जो स्थल भाग होता है, जो स्थल होता है और जो समुद्र भाग होता है, तो स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र की अपेक्षा। इस प्रकार यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलने लगती हैं। इसलिए जो है वो ठंडी ठंडी हवा जो जाती है और बहुत रिलीफ मिलता है, इसलिए इसको समुद्री समीर कहते हैं। और सेम यही सिचुएशन अगर रात को बदल जाता है तो उसको अस्थल समीर कहा जाता है। तो अस्थल समीर दिन के समय नहीं बल्कि ये रात के समय चलता है, क्योंकि रात में क्या होता है कि स्थल जो है वो ठंडा हो जाता है और जो समुद्र होता है वो गर्म हो जाता है, तो हवाएं रिवर्स चलना चालू हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो सारगैसो सागर की अवस्थिति बतानी है। तो जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर ये जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। सही जवाब सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। सारगैसो सागर होता क्या है? सारगैसो सागर जो है वो एक समुद्र में घास का मैदान है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सारगैसो सागर किससे संबंधित है। तो जो सारगैसो सागर है एक ये समुद्री घास का मैदान है, समुद्री घास का मैदान है। और इसका जो प्रसार है, जो इसकी अवस्थिति है, वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है वो 20 डिग्री से लेकर के ये 40 डिग्री नॉर्थ एवं 35 डिग्री से लेकर के 75 पश्चिमोत्तर देशांतर के मध्य स्थित होता है। और यह अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र भी है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में अटलांटिक महासागर दे देता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारगैसो सागर है, ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र भी है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि इसकी जो अवस्थिति है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49।
ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में अवस्थित है? ये दो झील है, ग्रेट बियर और एक ग्रेट स्लेव। ये जो झील अवस्थित है ये दोनों ही कनाडा के झील हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो गोबी का मरुस्थल है ये मंगोलिया में ही है, तकलामकान जो मरुस्थल है वो चीन में है, और जो आताकामा मरुस्थल है वो उत्तरी चिली में है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो रेपिटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये तो क्रस्ट होता है, ये ऊपरी मेंटल है, और यहाँ पे फिर ये निचला मेंटल है, और यहाँ पे ये बाह्य क्रोड है, और यहाँ पे ये आंतरिक क्रोड है। तो जो ऊपरी मेंटल और जो निचला मेंटल है इसके बीच की जो असंबद्धता है वो रेपिटी कहलाती है, और जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो निचली मेंटल एवं बाह्य क्रोड के मध्य अवस्थित है, और लेहमैन असंबद्धता जो है वो बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य अवस्थित है। तो ये तीनों ही जो है वो सही है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में आपको सजाना है। जो भी पृथ्वी के क्रस्ट में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनका परसेंटेज हाई टू लो क्या है। तो जो पृथ्वी में है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद से सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, 1 2 3 4, ये सीधे क्रम में है। ऑक्सीजन जो है वो ध्यान रखिएगा ये 46.8% पाया जाता है, सिलिकॉन जो है वो 27.72% पाया जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो 8.13% पाया जाता है, और लोहा जो है वो 5% के अराउंड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो 10% का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 10% जो है ऊर्जा वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है। और ये जो नियम दिया था या जो इसको बताया था वो थे वैज्ञानिक लिंडमैन। तो इसको लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको बताने वाले जो थे वो लिंडमैन साहब थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लिंडमैन ने ऊर्जा का जो नियम दिया था उसमें कितनी परसेंटेज का ट्रांसफर होता है, तो वो 10% का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो ये तीनों ही गैसें दी गई हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे है ब्लैक रोलर। जो ब्लैक रोलर ये जो हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है बल्कि ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है। और ये जो ब्लैक रोलर हवा है ये गर्म एवं धूल भरी हवा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये गर्म हवा है। और जो ब्रिक फिल्डर है, ब्रिक फिल्डर उत्तरी अमेरिका में नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये जो है ये भी एक गर्म हवा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी जो है ब्रिक फिल्डर भी जो है वो गर्म हवा है। और नार्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में बहती है, तो ये सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नार्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में बहती है, और ये भी जो है एक गर्म और शुष्क हवा है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा और भी कुछ हवाएं हैं, जैसे लू है, तो लू जो है वो भारत में चलता है। और इसके अलावा चिनूक है, जो चिनूक हवा है ये जो है ये भी एक गर्म हवा है, और ये नॉर्थ अमेरिका में चलता है चिनूक भी। और इसके अलावा एक फॉन है, फॉन जो है ये भी गर्म हवा है। फॉन जो है ये भी एक गर्म हवा है, और ये आल्प्स पर्वत पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। तो जो मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये 1987 में हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1987 में हुआ था। और इसी मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था इसी के तहत जो है हम ओजोन डे मनाते हैं
ये ओजोन डे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1987 के, इसी के तहत ये आया था और तभी से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 22 दिसंबर को होता है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है ये बताना है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन नहीं होता है, ये गलत है, बल्कि ये सबसे छोटा दिन होता है। बी है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, बिल्कुल ये बात सही, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इस प्रकार बी और सी दोनों ही सही हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? ग्रह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं और एक आंतरिक ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह 4 होते हैं और आंतरिक ग्रह जो है वो 4 होते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके बुध शुक्र, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है और मंगल होता है। इसके अलावा जो आपके बृहस्पति होता है, जो बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, शनि होता है और नेपच्यून होता है। तो ये सारे जो हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। तो कह रहा है कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। जो शनि है वो आंतरिक ग्रह नहीं है, बल्कि ये बाह्य ग्रह है, बल्कि पृथ्वी शुक्र जो है ये आंतरिक ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता रेखा की अवधारणा का विचार दिया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो सबसे पहले निर्धनता रेखा की बात किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। सही जवाब हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो जो तेंदुलकर के अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो 22% लोग हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 22% लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मूलतः हमें, इसको हम जो है छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं, अगर उन श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तब भी जो कार्य की उत्पादकता है उसमें कोई भी फर्क नजर नहीं आता है। और ये मोस्टली जो देखने के लिए मिलती है ये शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये शहरी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए ज्यादा मिलती है ये बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है वो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताना है कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो पहला है इसका, सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीबों वर्गों में जो है खाद्यान्न का वितरण करती है। सेकेंड है कि इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। और थर्ड है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात जो ये थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है, ये गलत है। किसी भी निकटवर्ती राशन की दुकान से वो नहीं खरीद सकता है। कुछ जो रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं जहां पे सरकार का रहता है कि आप वहीं से खरीद सकते हैं, सिर्फ उन्हीं दुकानों से आप खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो असत्य हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन हमें बताना है। तो जिसका देखते हैं, पहला है इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया था। और सेकेंड है इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था 2013 में, इसके संबंध में तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो इस प्रकार जो ये सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में कौन से कथन सही है उस पर बताना है, विचार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई। और यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो हरित क्रांति के संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत कथन बताना है। तो खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि कमी हुई थी। और सेकंड है कि भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा। बिल्कुल वहाँ हरित क्रांति से इतना उत्पादन होने लगा था कि जो हमारी विदेशियों पे जो हमारी निर्भरता थी अनाजों को लेकर के वो कम हो गई थी या खत्म हो गई थी। थर्ड है कि इसका जो अधिकांश लाभ है वो बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ था। यह भी गलत है। इसका जो लाभ है वो मोस्टली बड़े बड़े जो किसान थे उन्हें ही प्राप्त हुआ था, ना कि छोटे या जो सीमांत किसान थे उनको। तो इस प्रकार जो 1 और 3 ये जो दो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 3 सही गलत है। फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर उनको आर्थिक सहायता दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के संबंध में ये कदम सरकार ने उठाया था। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में जो कृषकों की संख्या सर्वाधिक है वो सीमांत एवं छोटे किसान है। तो सही जवाब ए हो जाएगा, सीमांत एवं छोटे कृषक। सीमांत और छोटे कृषक क्या होते हैं ये भी थोड़ा आप जान लीजिए। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उनको जो है वो सीमांत किसान या छोटे किसान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो जो भी भुगतान संतुलन का शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आयात निर्यात के संबंध में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, आयात निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो जो भुगतान संतुलन होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें दृश्य व्यापार मदें भी शामिल होती हैं और अदृश्य व्यापार मदें भी शामिल होती है, ऋण भी शामिल होता है। इस प्रकार जिसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो तीनों ही मदें हैं वो शामिल होती हैं भुगतान संतुलन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? तो जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये 1944 में हुआ था और इसी के तहत जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है बताना है। IMF के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये किसी भी देश को ऋण प्रदान नहीं करता बल्कि सिर्फ सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है और यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है। थर्ड है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो यही सही जवाब होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अल्फा किरणों के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। तो अल्फा किरणें जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं और सेकंड है अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं और थर्ड है अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस प्रकार से जब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जब भी जल का अपघटन होता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उष्मा के रूप में होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, उष्मा के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। H2SO4 में S का उपचयनांक क्या है? तो इसका जो उपचयनांक है वो +6 है। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? तो कॉपर का अयस्क बताना है कौन नहीं है। तो इसमें है जो कैसिटेराइट, सी कैसिटेराइट जो है वो कॉपर का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो रासायनिक रूप से कहा जाता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइट कहा जाता है, हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, इसी को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, वो अचुंबकीय हो जाता है? तो ये जो स्टेनलेस स्टील है इसमें कौन सी धातु मिलाएंगे जो वो अचुंबकीय हो जाएगा?
तो इसमें जो है वो निकेल को मिलाया जाता है। सही जवाब बी हो जाएगा, निकेल को मिलाने पर वो अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एथिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो जो एथिलीन का उपयोग किया जाता है वो फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में भी किया जाता है, निश्चेतक या जो एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और पॉलिथीन बनाने में भी किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो एथिलीन का प्रयोग होता है वो इन तीनों में ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो कौन सा बहुलक है जिसका जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो पीवीसी, और सेकेंड है सेलुलोज, थर्ड है प्रोटीन। तो जो ये तीनों हैं, इन तीनों का इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, पीवीसी। पीवीसी को जो है वो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है कि सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, और देखिए सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है इसको बेकिंग सोडा के रूप में नहीं, बल्कि इसको जो है वो धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा नहीं बल्कि ये धोने वाला सोडा होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट होता है इसको जो है ये बेकिंग सोडा के रूप में, खाने वाला जो सोडा होता है उसके रूप में जाना जाता है, बेकिंग सोडा के रूप में, ना कि ये धोवन सोडा के रूप में। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। थर्ड है सिरका में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी गलत है। सिरका में फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बल्कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। फार्मिक अम्ल जो है वो चींटी में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो तीनों हैं तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब विलयन का पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है वो 1000 गुना घट जाएगा, सही जवाब सी होगा, ये जो प्रभाव होगा वो 1000 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 होता है, सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो जो पारा का सामान्य नाम है वो क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है, सही जवाब सी हो जाएगा, क्विक सिल्वर को पारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो ये जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अगर हमको ये पता करना है कि रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए हम देखेंगे उसका रंग भी बदल रहा है, उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है, उससे गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो जब भी कोयले और पेट्रोलियम का दहन होता है तो इससे जो है वो N2O और S का जो है वो निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? जो टार्टरिक एसिड है वो बेकिंग पाउडर का घटक है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है, सही जवाब ए हो जाएगा, बेंजीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो सिलिका है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? जो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ तीनों ही गलत है, तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी धोवन सोडा होता है उसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम 90 नंबर क्वेश्चन,
दुर्लभ गैस जिसको हम रेयर गैसेस बोलते हैं सामान्यतः रासायनिक रूप में अक्रिय होती हैं। वो अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थिर होता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसीलिए वो जो है वो अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो जो लाफिंग गैस को जाना जाता है वो N2O है। सही जवाब ए हो जाएगा। N2O को जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जाता है। इसको या ना तो नाइट्रस ऑक्साइड या इसको जो हंसाने वाली गैस है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका जो है वो परमाणु आकार जो है वो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो अष्टक नियम दिया था ये न्यूलैंड्स ने दिया था। सही जवाब ए हो जाएगा, न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 94। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एवं उभयधर्मी है? तो ऑक्साइड भी और उभयधर्मी में है, तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही जो है वो ऑक्साइड एक उभयधर्मी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है वो की जाती है कि एक परमाणु में जो भी स्थित प्रोटॉनों की संख्या है उसी के साथ। तो सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में कथनों पे बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो नेपाल से बिहार के 7 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं, और नेक्स्ट है झारखंड से बिहार के 8 जिले जो सीमा साझा करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सही जवाब सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और सेकंड है बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, और थर्ड है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो ये गलत है, 483 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 345 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो है वो सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से नहीं गुजरती है? तो जो 25 डिग्री 25 डिग्री 10 जो होती है वो उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है वो बिहार के सीमा प्रांत से नहीं गुजरती। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है? तो जो कोपेन के अनुसार जो बिहार का उत्तरी भाग है वो CWG के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में सजाना है। तो प्राचीन से नवीन क्रम में बताना है। तो सबसे जो प्राचीन है वो है आपका देखिए खड़गपुर की पहाड़ियां। जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं सबसे प्राचीन है, फिर कैमूर की पहाड़ियां हैं, फिर सोमेश्वर की पहाड़ियां, फिर गंगा का मैदान है। तो इसका जो सही क्रम है वो ए है। 1 2 3 4 सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी समूह है जो उत्तर प्रदेश से बहते हुए आती है और बिहार में प्रवेश करती है? तो देखिए यहाँ पे घाघरा, गंगा और कर्मनाशा ये जो तीनों ही नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर बिहार में कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। सही जवाब सी हो जाएगा। सोन नदी पे किया गया है बहुउद्देशीय परियोजना का, और जो गंडक है, गंडक नदी पे भी जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, और कोसी पर भी जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। नागी और नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो नागी और नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, जमुई जिला। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है वो
करैल, कैवाल और टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, तीनों ही मिट्टियां पाई जाती है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो जो बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 918। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए जो बिहार की साक्षरता दर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो साक्षरता है, जो बिहार की साक्षरता है वो 61.8% है। और जो बिहार का जनघनत्व है, वो 1106 पर किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है। तो बिहार में जो पायराइट है, पायराइट का जो उत्पादन है वो 95% तक होता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, पायराइट। ये जो पायराइट का प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग करते हैं वो उर्वरक उद्योग में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है, कागज में किया जाता है और पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गन्ना उत्पादन के लिए इसका जोन 1 जो है वो प्रसिद्ध है। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है। तो जो ब्रह्मकुंड बिहार है वो में कहाँ पे स्थित है, तो ये राजगीर में स्थित है। सही जवाब ए हो जाएगा। ये जो ब्रह्मकुंड है ये बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गर्म जल कुंड है। और यहाँ पे अन्य जल कुंड भी हैं राजगीर में ही, जैसे सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, सप्तधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 109। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो ओबरा है वो कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है। तो सही जवाब उसका हो जाएगा ए, औरंगाबाद जिला। नेक्स्ट हम देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1974 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो अभी जो है वो 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन पत्र दिया गया है और ये जो प्रमाण पत्र दिया गया है ये लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। और ये जो 2 समुद्री तट हैं उनका नाम भी आप जान लीजिए, एक है मिनीकायथुंडी, जो एक है मिनीकायथुंडी है और एक है कदमत। इन दोनों तटों को जो है दिया गया है। अभी जो टोटल है भारत में जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, टोटल 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो महाकाल लोक गलियारा जो परियोजना है इसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला है कि यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है ये। और सेकंड है कि इसका पहला चरण जो है वो राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण जो है वो नवदा में लागू किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है कि इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर जो है गंगा जल प्राप्त होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया है। तो मेघालय में जो है एक ड्रोन स्टेशन की स्थापना की गई है और उसके माध्यम से क्या होगा कि दवाइयों को पहुंचाया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसका जो अनावरण किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, बेंगलुरु। और यहाँ पे ही जो है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 ऊंची फीट, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा 8 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है और ये कांस्य प्रतिमा है और इसी का नाम जो है दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116।
टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जो टाइम मैगजीन ने 2000 ईयर चुना गया है वो चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, और ये जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन से कथन सही है ये बताना है। तो पहला है नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, ये बिल्कुल सही है कि 2022 में जो इसका आयोजन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। अभी जो G20 शिखर सम्मेलन का जो 2023 में इसका आयोजन किया गया है वो इंडिया में किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, उसका आयोजन इंडिया में दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट 2022 में लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है विक्रम एस है। विक्रम एस नाम से जो है वो पहला निजी रूप से विकसित जो है रॉकेट वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है? तो जो कुआफू 1 को लॉन्च किया है ये चीन ने किया है, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? जो गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के वायुसेना का अभ्यास है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, भारत और फ्रांस की वायुसेना का जो है ये अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ए जो है कि गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव हैं, और सेकंड है केपी अश्विनी, देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा जो सुमेल है वो सही नहीं है। तो गिरधर अरमाने जो है भारत के रक्षा सचिव हैं, और सेकंड है केपी अश्विनी जो है वो यूएनएचआरसी के जो है वो विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला है, और थर्ड है अरुण गोयल, ये भारत के चुनाव आयुक्त हैं। तो ये तीनों ही जो है सही सुमेलित है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में इसका आयोजन हुआ, ये भी सही है। और थर्ड है न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता, ये गलत है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हरा के नहीं जीता, बल्कि स्पेन ने जो है वो कोलंबिया को हरा करके ये खिताब जीता था। इस प्रकार जो है इसका सही जवाब होगा वो 1 एंड 2 हो जाएगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो 32वां बिहारी सम्मान दिया गया है ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इनकी जो रचना है माधव हाड़ा की, वो रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ये भी सही है। इसके शुभंकर का जो नाम था वो सावज रखा गया, ये भी सही है। और सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, सही जवाब बी हो जाएगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी जान लीजिए जो उदय रमेश ललित जो थे ये 49वें नंबर के थे, और ये जो प्रदीप कुमार मोहंती हैं ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में भारत की पहली स्वदेश परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? जो परमाणु पनडुब्बी जो स्वदेश निर्मित है इसका परीक्षण किया गया है,
इसका नाम है INS अरिहंत। सही जवाब हो जाएगा सी, INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में कौन से कथन सही है ये बताना है। तो जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही, बिल्कुल सही है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल में पुडेरी पल्टन को हराया, ये भी सही है। और सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है वो अर्जुन देशवाल रहे हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो जो भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय खोला गया है वो मध्य प्रदेश में खोला गया। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 129। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल की शुरुआत किया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सही जवाब ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। 130 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है। तो जो पेपरलेस जिला घोषित हुआ है बिहार का वो है सहरसा जिला। सही जवाब बी हो जाएगा, सहरसा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वो पीटी उषा बनी है। सही जवाब ए हो जाएगा, पीटी उषा। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करके सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये जो पूर्वी तिमोर देश है, सही जवाब सी हो जाएगा, पूर्वी तिमोर को जो है आसियान का 11वां सदस्य जो है बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। सही जवाब ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉर्जिया मेलोनी बनी है। और जो डीना बोलुआर्टे हैं ये पेरू की जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और सुजन अर्नोल्ड जो है ये डिजरी की जो है वो पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। तो मिशन लाइफ की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है। सही जवाब बी हो जाएगा। और यहाँ पे मिशन लाइफ के तहत क्या होता है कि यहाँ पे लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के दिशा में लोगों को जो है प्रेरित किया जाता है इस अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है वो शेहान करोड़ा तालिका को दिया गया है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की एक 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो जो 14 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो किया है इन्होंने सारण जिले में। सही जवाब बी हो जाएगा, सारण जिला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये 90 नंबर की इंटरपोल महासभा थी, इसका आयोजन भारत में किया गया। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने किया है। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन से कथन जो है वो गलत है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में। तो यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था, बिल्कुल सही है। और बी है बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को जो है प्रथम स्थान दिया गया है, बिल्कुल सही है। और थर्ड है छोटे राज्यों में जो है सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तीनों ही कथन सही हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। तो जो उनका औसत होगा वो होगा a+4। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है। तो अध्यापक का भार 64 किलोग्राम है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। रोहन के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 है। तो उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों का अंतर कितना है। तो जो भी उनका अंतर है वो है 20। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। किसी वस्तु
को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपए का अधिक लाभ मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 700 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 145। एक फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरों को कितने कीमत पर बेचना होगा? तो उनको 1.25 रुपए प्रति संतरे की कीमत पे बेचेगा। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है, वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? उसे टोटल 18 आम बेचने होंगे। सही जवाब हो जाएगा ए 18। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 2200 रुपए के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि के बराबर वार्षिक किस्त का भुगतान अदा करना पड़ेगा? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा 400 रुपए। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा? तो ये होगा 5 वर्षों में। सही जवाब सी हो जाएगा 5 वर्षों में। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए हो तो मूलधन क्या है? तो जो मूलधन होगा वो 6400 रुपए होगा। सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट पेपर का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो जो भी ब्याज की दर होगी वो 100% होगी। सही जवाब सी हो जाएगा। सी के साथ हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।